आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। ये मेरी कविताएं, मेरी नज़में, इन्हें अब मुझे यहाँ रखने का कोई हक नहीं। जिसने ये लिखी थी वो कोई और था, मैं नहीं। जो जिंदगी की लड़ाई में हारकर शराब में डूब गया, भटक गया। अरे नहीं यार, वो अस्पताल में पड़ा है, मैंने उसकी टांग तोड़ी। साला कह रहा था कि चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। अब अगर ये चोर उचक्के भी शरीफ होने लगे तो हमारा क्या होगा कालिया? दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि शादी के बाद ज्यादातर जोड़ों की ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, मुराद होती है कि वो जल्दी से माँ बाप बन जाएं। और उनकी ये मुराद उस वक्त पूरी होती है जब ऊपर वाले की रज़ा होती है। और आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी आवाज़, उनकी शानदार और जानदार आवाज़। और वो हैं मशहूर करेक्टर एक्टर रज़ा मुराद। सच हो या झूठ, हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है। राजन हमारा खास आदमी है और उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। खबरदार, ये मत भूलो कि हम एक जज हैं। दोस्तों, आज से लगभग 40-45 साल पहले मैंने रज़ा मुराद का इंटरव्यू लिया था। बहुत से सवाल किए थे और हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत मजेदार अंदाज में दिया। देखिए, आपकी एक फिल्म मुझे याद आ रही है जिसमें भूख की शिद्दत से तड़प तड़प के आप मरे। हाँ, और वो मरना जो था जाहिर है एक्टिंग थी। हाँ, कुछ एक्टिंग थी, कुछ हकीकत थी। उस फिल्म में मैं भूख की शिद्दत से मर जाता हूँ। एक गरीब शायर का रोल किया था मैंने। तो जब मेरा डेथ सीन पिक्चराइज हो रहा था तो मैं खाना नहीं खाता था। सुबह से रात तक मैं भूखा रहता था। आखिरी दिन तो मेरी कसम चलने दी होती। बंधु, मेरे मरने के बाद ये पतंगे बच्चों में बांटते ना। अलम, अलम। एक और बात, फिर वो गीत सुना दो जिसकी धुन बनाई थी तुमने। जैसे कि आपने कहा था कि नमक हराम में जो आपने ये सीन किया था जिसमें भूख की शिद्दत से आप तड़प तड़प के मरे थे, कुछ उसमें एक्टिंग थी और कुछ हकीकत थी। यानी मरना तो एक्टिंग थी और भूखे रहना हकीकत। आप भूखा रहे थे सिर्फ इसलिए कि भूखे का अच्छी तर्जुमानी कर सकें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भूखे का रोल करने के लिए क्या भूखा रहना जरूरी है? भूखा रहना तो जरूरी नहीं है तबस्सुम, लेकिन जिंदगी में एक आर्टिस्ट के लिए ये सख्तियां झेलना बहुत जरूरी है। अगर वो कभी भूखा नहीं रहा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि भूख क्या होती है। या अगर वो कभी लोकल ट्रेन में बैठा ही नहीं है, हमेशा गाड़ियों में बैठा है, तो उसे कभी जिंदगी का सही अंदाजा नहीं होगा। जिंदगी की जो सख्तियां होती हैं, मिसाल के तौर पर थर्ड क्लास में सफर करना, हम तो आराम से कहीं भी जाते हैं, प्लेन में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग थर्ड क्लास में सफर करते हैं उनसे पूछिए कि सफर करना कितना मुश्किल है। सिर्फ नाम बदल गया है, अब उसे सेकंड क्लास कहते हैं। ये जिंदगी की सख्तियां हर आर्टिस्ट को झेलनी चाहिए जो उसके इख्तियार में है। मरना तो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन आदमी भूखा रह सकता है, आदमी जिंदगी देख सकता है। और जिंदगी यही है, हम रोज मर्रा के जो काम करते हैं, हर चीज को करीब से देखना। नहीं, लेकिन अगर जिंदगी की लग्जरीज को नुमाया करने वाला हम कोई रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक या अय्याशी का कोई रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी कोई जरूरी होगा कि हम भूखे रहने के साथ साथ उस हालात में से गुजरें। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? देखिए, फिर आर्टिस्ट में और एक ऑर्डिनरी आदमी में तो फिर कोई फर्क ही नहीं रह गया। आप अय्याश नहीं हैं, लेकिन आप किसी अय्याश को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो भूखे को नहीं कर सकते ऑब्जर्व? नहीं, भूखे का यह है कि उसके पेट में जो भूख है वो सिर्फ भूखे को ही उस भूख का अंदाजा होता है, हमें आपको नहीं हो सकता। और अगर कोई अमीर आदमी है, आप अमीर आदमी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अय्याश को कर सकते हैं, शराबी को कर सकते हैं, भूखे को नहीं कर सकते। चलिए मान लिया, आगे बढ़े। हाँ, कुछ लोगों का कहना है रज़ा भाई
कि आप कोई भी रोल निभाते हुए किरदार पे ज़रा कम ध्यान देते हैं और अपनी आवाज़ से मुतासिर करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? ये जो आपका इल्ज़ाम है ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। नहीं, मेरा नहीं और सब लोगों का मिलके है। जी हाँ, और इसका मैं जवाब ये दूंगा कि आर्टिस्ट जो है वो डिमांड और सप्लाई पर चलता है। पब्लिक को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, उन्हें मेरे बोलने का अंदाज़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए जिस भी फिल्म में मैं काम करता हूं उसमें कोशिश यही होती है डायरेक्टर की कि मैं अच्छे अच्छे डायलॉग बोलूं। अब बताओ, अगर मुझे भरतनाट्यम दे दिया जाए या कथक दे दिया जाए तो मैं अच्छा लगूंगा, या अगर एक रोमांटिक गाना दे दिया जाए कि मैं अपने नारियल के पेड़ के इर्द गिर्द किसी हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा हूं और गाना गा रहा हूं, तो मेरे ख्याल से हीरोइन भी भाग जाएगी और ऑडियंस भी भाग जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं सोच सकते कि सिवाय उम्दा डायलॉग बोलने के और कोई खूबी आप डेवलप नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है राज तिलक, राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट की है वो, उसमें मैंने गूंगे का रोल किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आवाज के बगैर काम नहीं कर सकता हूं, उसमें मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस दिन लोगों को मेरा बोलना बुरा लगेगा उस दिन मैं कम बोलूंगा। और मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग बोलने की रोटी खाते हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। तो अगर हम लोग ज्यादा बोलें, अपनी आवाज का जायज इस्तेमाल करें, तो लोगों को उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं अपनी आवाज से बच्चों को डराऊं, औरतों को डराऊं, लोगों को डराऊं, तो ये नाजायज इस्तेमाल हुआ और इसमें कोई भी एतराज कर सकता है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। रजा मुराद में सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत दुबला पतला है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भरकम है तो सुनने में और देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब लगता है उस वक्त जब कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा हो, लहीम शहीम हो और उसकी आवाज़ पतली सी हो। वो अच्छा नहीं लगता। मैं ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे दोनों चीज़ें दी हैं, लहीम शहीम जिस्म भी और गरजदार आवाज़ भी। तो तू अपने आप को शेर समझता है? हाँ, तू शेर नहीं बल्कि पिटारे का वो काला नाग है जिसकी ताकत और जहर उसकी जबान में है। जब तक ये काली जबान तेरे मुंह में रहेगी तब तक तू इसी तरह फुनकारता रहेगा। 23 नवंबर 1950 में पैदा हुए थे रजा मुराद मुंबई में एक बहुत आला मुसलमान खानदान में। उनके वालिद का नाम था हामिद अली खान मुराद और वो 40s और 50s के बहुत मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। मैंने भी मुराद साहब के साथ काम किया था 1951 में और उस फिल्म का नाम था दीदार और मैंने उनकी बेटी का रोल किया था। उस दिन जीने पर से ढकेल दिया था, कल आतिशबाजी से जला दिया और आज घोड़े पर से गिरा कर लाया है ये मनहूस। ये बच्ची को जिंदा नहीं रहने देगा सरकार। डैडी, शामू ने मुझे नहीं गिराया, इसका कोई कसूर नहीं। शामू का कोई कसूर नहीं, इसका यही कसूर क्या कम है कि तुम्हारे बराबर बैठने की कोशिश करता है। माला, ये दूर रहने की चीज है, इसे दूर ही रहना चाहिए। रजा मुराद की माँ का नाम था लियाकत जहां बेगम और वो जीनत अमान के पिता की, उनके वालिद की यानी अमान उल्लाह खान की सगी बहन थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जीनत अमान और रजा मुराद फर्स्ट कज़न हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रजा मुराद की 3 सगी बहनें भी हैं, तलत, महर और सबिहा। तलत की बेटी का नाम है सोनम और वो अपने वक्त की बड़ी मशहूर हीरोइन थी। सबिहा की बेटी का नाम है सनोबर और वो भी हीरोइन थी। रजा मुराद को पढ़ने लिखने का शौक ज़्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की मुंबई में सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से और जहाँ तक उर्दू, फारसी और अरबी का ताल्लुक़ है, इनकी तालीम उन्होंने हासिल की थी अपने वालिद मुराद साहब से। रजा भाई अपने वालिद मुराद साहब के ज़बरदस्त फ़ैन थे और उन्हीं की तरह कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए वो मुंबई से पूना चले गए और पूना में फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से
एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा हाथ में लिया और फिर मुंबई आ गए और फिल्मों के लिए स्ट्रगल करने लगे। उन्हें फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर B.R. इशारा ने 1972 में। उस फिल्म का नाम था एक नजर। हीरोइन थी जया भादुरी और हीरो थे अमिताभ बच्चन। इल्जाम बददिमागी, बदतमीजी, बदज़बानी, बदअखलाकी, नाफरमाबरदारी। मैं नहीं जाऊंगा। आकाश, अगर तुम समझते हो कि जिंदगी में जो फैसला तुमने किया है वो सही है, जो कदम उठाया है वो दुरुस्त है, तो मुखालिफत करने वालों का सामना करने से डरते क्यों? चलो मेरे साथ। और इस फिल्म के बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया और रजा मुराद ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स निभाए। रजा भाई को शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उन्हें हज़ारों अशार याद हैं जो वक्तन फ़वक्तन सुनाते रहते हैं। मुझे उन्होंने कई शेर सुनाए थे, उनमें से एक शेर इतना लाजवाब है कि अभी तक मुझे याद है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। ये और बात है कि तामीर ना होने पाए। तामीर ना होने पाए का मतलब है बनने ना पाए। अब सुनिए। ये और बात है कि तामीर ना होने पाए, वरना हर जहन में एक ताजमहल होता है। वाह क्या शेर है। रजा भाई उर्दू और हिंदी तो गजब की बोलते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं की भी कई फिल्मों में काम किया है। हंटर क्यों चुकी फिर दो? कुत्ते वास्ते बच के रहना। कुत्ते वड भी लेंदे ने ते 14 टीके लगाने बंदे ने। पेंडिस कोई टीके देने वाला भी नहीं है। ఏంద్రా ఈ సీమలో వాన పడేదానికి యాగం చేస్తాంటావంట, నన్ను ఈ సీమలో అడుగు పెట్టొద్దన్నావంట, సీమ నీ సొంతమా? అవునరా। रजा भाई कहते हैं कि मैं राज कपूर जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कैरेक्टर एक्टर से विलन बना दिया फिल्म प्रेम रोग में, और विलन बनने के बाद फिल्मों में मेरी अहमियत बढ़ गई और आमदनी भी। घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसमें और मुझे क्या फर्क है? तुम चाहो तो मुझे भी अपना पति मान सकती हो। हाँ, ऐसा रिवाज भी है। हाँ। रजा भाई अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहते थे और कहते थे कि मैं जब भी शादी करूँगा तो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करूँगा। बस वो खाना बहुत अच्छा पकाती हो और बहुत लजीज। रजा मुराद ने 1982 में शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है समीना। वो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत हैं और खाना बहुत मज़ेदार पकाती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा है और उसका नाम है अली और वो बहुत अच्छा एक्टर है। अपने दादा और पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। बेटी छोटी है और उसका नाम है आयशा। उसकी शादी हो गई है और उसका भी एक बेटा है। रजा भाई बहुत खुश हैं क्योंकि वो नाना बन गए हैं और इसके बावजूद भी वो आजकल चारों तरफ छाए हुए हैं। फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, टेलीविज़न पे भी और रेडियो पे भी अक्सर उनकी गरजदार आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।